नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं सीख विद्या यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं आपको अकबर के बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो में। अकबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी डेट्स हैं और जितने भी बैटल उसके द्वारा लड़े गए हैं, वो सब आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सीख विद्या यूट्यूब चैनल में आपको सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं जो कि स्टैटिक GK और GS से रिलेटेड हैं। और अगर आपको अकबर से पहले जो मुग़ल एम्परर थे, हुमायूं और बाबर, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अकबर का असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। उमरकोट के राजा थे राणा प्रसाद, जो कि सिंध में है, पाकिस्तान में। उनके प्रोविंस में इसका जन्म हुआ था। जब हुमायूं अपनी वाइफ के साथ भटक रहा था तो उसकी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई तो राणा प्रसाद ने ही उनको शरण दी थी और वहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था 1542 15 अक्टूबर में। अब इसने जब पहली बारी ताजपोशी हुई थी, पहली बारी जब गद्दी संभाली थी, तो वो डेट था 14 फरवरी 1556। ये बाबर का जन्म का दिन भी है 14 फरवरी, और साल तो कुछ और था, पर 14 फरवरी को ही बाबर ने भी जन्म लिया था। और इसकी जो रेन थी, यानी कि इसने कब राज करा, वो 1556 से लेकर 1605 तक इसने राज करा। इसके पेरेंट्स, अकबर के पेरेंट्स थे हुमायूं और हमीदा बानो बेगम। इसकी वाइफ थी जोधाबाई, जो कि जहांगीर की माँ थी, और उसका दूसरा नाम था मरियम उज़ ज़मानी। इसके बाद है रिलीजन मतलब धर्म। ये सुन्नी इस्लाम का तो था ही, पर 1582 में इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और एक धर्म खुद ही बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही, तो ये उसी को मानता था। फिर है कॉन्सॉर्ट वो होती है, वो पार्टनर होता है जो कि पति अगर राजा हो तो उसका जो पार्टनर होगा ऑब्वियसली बीवी होगी। वो पति के बाद जो सत्ता संभालने वाला पार्टनर होता है उसको कॉन्सॉर्ट कहते हैं। तो इसका जो कॉन्सॉर्ट था वो था रुकैया सुल्तान बेगम। रुकैया सुल्तान बेगम, जो कि इसकी कॉन्सॉर्ट थी, यानी कि जो अकबर के बाद गवर्नमेंट को संभालती थी वो ये थी। उनका कोई अपना बच्चा नहीं था तो उन्होंने शाहजहाँ को अडॉप्ट कर लिया था, जिसका नाम खुर्रम भी था। शाहजहाँ का घर का नाम खुर्रम भी था। इसके बाद इनकी कैपिटल, इन्होंने दिल्ली को छोड़ के फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है, वहाँ एक सिटी बसाई थी फतेहपुर सीकरी नाम की, उसी को अपनी कैपिटल बना दी थी, जो कि 1571 में बनी थी। इसके बाद है कमांडर इन चीफ। इनके जो सेनापति थे, सबसे प्रमुख सेनापति और इनको राजा बनाने में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था, वो थे बैरम खान। वो इनके गार्डियन भी थे और टीचर भी थे। गार्डियन यानी कि संभालने वाले, और टीचर जैसे कि शिक्षक होता है जो इनको शिक्षा देता है। तो लड़ाई मार धाड़ की जितनी भी शिक्षा दी होगी वो बैरम खान ने ही दी होगी। अब इनका जो बेटा था वो जहांगीर था, जो कि चौथा मुग़ल साम्राज्य का बादशाह होगा। और फॉस्टर मदर, यानी कि वो मदर जिन्होंने अकबर को संभाला था, जन्म नहीं दिया था, संभाला था, उनको बोलते हैं महामंगा। महाम अंगा जो थी, उन्होंने अकबर को संभाला था बचपन में, और अकबर उनको बहुत ज़्यादा मानते भी थे, बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे अकबर उनकी। इन्होंने राज भी करा था 2 सालों के लिए, 1560 से लेकर 1562 तक। जब अकबर ने देखा कि बैरम खान जो है बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गए हैं, मतलब वो जिस भी दुश्मन से लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, तो उसको माफ़ करने के बजाय उसका सर कलम कर दिया जाता था। तो अकबर ये सब देख के दुखी था, और महामंगा जिसको वो बहुत ज़्यादा मानता था, वो भी अकबर के कान भरती रहती थी कि ये जो बैरम खान है ये बहुत ही ब्रूटल है, ये वायलेंस फैलाता है। तो अकबर ने बैरम खान को आदेश दे दिया था कि तुम हज चले जाओ और अपनी बाकी ज़िंदगी वहीं बिताओ। तो 1560 में बैरम खान की मृत्यु हो गई थी, इनको मार दिया गया था अफ़गानियों के द्वारा, और महामंगा की फिर गवर्नमेंट आई थी, जो कि 1560 से लेकर 1562 तक थी। इस गवर्नमेंट को पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोला जाता है इसको। जो महामंगा की गवर्नमेंट थी 2 साल की जो रही थी, उसको पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और आगे आपको पता ही होगा, अकबर के नवरत्न थे, 9 लोग थे जिनको ये बहुत ज़्यादा मानता था। इसके मिनिस्टर्स थे, इसके आसपास रहने वाले वो लोग थे जिस पर अकबर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकता था। तो ये वो लोग थे। उनमें से पहले अबुल फजल, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याज़ा,
तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे वो बैरम खान के लड़के थे। और रहीम के बारे में आपने सुना होगा, जिनके दोहे थे, रहीम के दोहे आपने बचपन में पढ़े होंगे, तो ये वही हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। और हकीम हाकम और फैज़ी, ये 9 रत्न थे अकबर के। और इनको याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ दे दी है, जैसे कि अब तू डर मत मामू, सेना और बल से अब्दुल को हरा फेंकेंगे। अब देखिए अकबर से रिलेटेड है ये ट्रिक, तो ये मैंने कुछ ऐसे लड़ाई वाली ही बनाई है, सेना वाली ही बनाई है, जिससे आपको ये 9 रत्न याद आसानी से हो जाएंगे। तो अब से बना अबुल, तू डर मत से बना टोडरमल, मामू से बना मानसिंह और मुल्ला दो प्याज़ा। सेना, तानसेन बना सेना से, और एडिशनल है बल से बना बीरबल। और फिर यहाँ पे से भी एडिशनल है, ये वर्ड से कुछ नहीं बन रहा तो मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। बीरबल जो बना बल से बना, उसके बाद क्या है अब्दुल रहीम खाने खाना, तो अब्दुल का अब्दुल मैंने यहाँ ले लिया है पूरा। अब को भी यहाँ पे एडिशनल है। फिर हरा, हाकिम को हाकिम हकाम जो है उसको मैंने हरा ले लिया है यहाँ पे। और फेंकेंगे, फेंकेंगे से बना फैज़ी। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, इन सब वर्ड से आपको ये सारे नवरत्न याद हो जाएंगे आसानी से। तो अब बात करते हैं नवरत्नों की। नवरत्न जो थे मेन लोग थे अकबर के, बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोग थे, तो इनके बारे में भी हमें डिटेल से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं अबुल फ़ज़ल। तो अबुल फ़ज़ल कौन थे वो मैं बता देता हूँ। ये लेखक थे जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी, यानी कि अकबर की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। और आईन अकबरी, अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो आईन अकबरी है। उसमें अकबर के रूल्स के बारे में बताया कि अकबर ने कैसे शासन करा, तो वो भी अबुल फ़ज़ल ने ही लिखा है। और इन्होंने बाइबल को पर्शियन में ट्रांसलेट करा था अबुल फ़ज़ल ने। तो आप ये देखिए, जो ये 9 रत्न थे, ये रत्न ऐसे ही नहीं बोला गया, इनमें बहुत ज़्यादा ऐसी क्वालिटीज़ थी जो कि अकबर को पसंद थी, और इसी वजह से अकबर इन पर भरोसा करता था और इनको अपने साथ रखता था। तो अबुल फ़ज़ल ने क्या करा, बाइबल को पर्शियन में भी ट्रांसलेट करा था। और ये फैज़ी, जो फैज़ी एक नवरत्न में से एक ही आदमी था जो अबुल फ़ज़ल का भाई था। तो अबुल फ़ज़ल का भाई, बड़ा भाई फैज़ी था, ये भी याद रख सकते हैं आप। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं टोडरमल पे। टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री थे, और अकबर के काउंसलर भी थे, मतलब ये सलाह देते थे अकबर को इकोनॉमी से रिलेटेड। अब मनसबदारी सिस्टम इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था। मनसबदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जितने भी वर्कर थे अकबर के गवर्नमेंट में, उन लोगों को उनके पोस्ट के हिसाब से पैसे दिए जाते थे, ऐसे सैलरी दी जाती थी। मनसबदारी से पहले हर एक इंसान, जो बड़ा भी होगा वो छोटा भी होगा, उसको एक बराबर पैसा दिया जाता था। तो ये कोई सिस्टम नहीं था, कोई बड़ा आदमी है उसको भी समान पैसा दिया जाता था, चाहे छोटा सा गार्ड है उसको भी समान पैसा दिया था। तो फिर टोडरमल ने ये बात अकबर को बताई और मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। इसमें पता लगा जो कि बड़ा आदमी है, जिसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, उसको थोड़े ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, और जो छोटे अधिकारी होते थे उनको थोड़े कम पैसे दिए जाते थे। तो ये मनसबदारी सिस्टम था। उसके बाद इन्होंने भगवत पुराण को पर्शियन में ट्रांसलेट भी करा था। तो टोडरमल ऐसे आदमी थे। हालांकि अकबर जो था पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके जो ये नवरत्न थे ये इतने ज़्यादा क्वालिफाइड लोग थे जिन्होंने बहुत सारे महान काम करे। ये अकबर के एडवाइज़र थे, और इन्होंने जजिया जो था वो बैन करा था। एक जजिया टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स लोग देते थे, और वो जजिया से बोला ये जाता था कि नॉन मुस्लिम्स अगर भारत आते हैं तो एज अ प्रोटेक्शन मनी उन्हें गवर्नमेंट को देना होगा। अगर बाहरी कोई आदमी आता है तो उससे कुछ पैसा लिया जाता था, जिससे उसको ये सुनिश्चित कर दिया जाता था कि उस पर कोई हमला नहीं होगा इस देश में। तो वही टैक्स जो था वो अकबर ने माफ़ कर दिया था, क्योंकि अकबर को लगा कि ये हमारा देश है, अगर कोई बाहर वाला आदमी हमारे यहाँ आता है तो मेहमान की तरह रहना चाहिए उसे, उसकी प्रोटेक्शन करना हमारा अधिकार है, हमारा जो है कर्तव्य बनता है। तो उससे ये पैसा लेना सही नहीं रहेगा। हालांकि आगे चल के औरंगज़ेब ने जजिया दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। अब आगे चलते हैं, राजा मानसिंह के बारे में बात करते हैं। ये राजपूत थे, आमेर के राजपूत थे ये, और ये मनसबदार और एक ट्रस्टेड सेनापति थे अकबर के। और इसने महाराणा प्रताप को डिफीट करा था लड़ाई में, हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को इन्होंने हराया था। हालांकि महाराणा प्रताप जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक राजपूती राजा थे, और मानसिंह को बहुत ही दुख हुआ था जब उसने महाराणा प्रताप को लड़ाई में चुनौती दी और किसी तरह हराया।
तो बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप बहुत ही पूजनीय एक व्यक्ति थे राजपूतों के। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। मुल्ला दो प्याज़ा। मुल्ला दो प्याज़ा वैसे तो एडवाइज़र और वज़ीर थे, पर कहीं भी इनके बारे में डिटेल से नहीं दिया गया, बल्कि कहानियों में इनके बारे में दिया गया है कि मुल्ला दो प्याज़ा बीरबल से बहुत ज़्यादा जलते थे। तो डिटेल तो इतनी है नहीं मुल्ला दो प्याज़ा के बारे में, इस वजह से इनसे क्वेश्चन भी नहीं आते किसी भी एग्ज़ाम में। पर मैं बता दूं, इसको नवरत्नों में गिना जाता है, तो एडवाइज़र और वज़ीर हैं थे ये अकबर के। फिर आते हैं तानसेन। तानसेन प्रसिद्ध एक नवरत्न हैं अकबर के, आपको पता ही होगा। ये म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते थे, वोकलिस्ट थे, गायक थे ये। तो इनका जो लेना देना था वो संगीत से ही था सारा, और अकबर बहुत ही चाहते थे इन्हें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गाते थे। इस वजह से इनको जो है अकबर ने अपने कोर्ट में नवरत्न की में से एक की उपाधि दी। इसके बाद आते हैं बीरबल। बीरबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक व्यक्ति थे अकबर के कोर्ट में, जिनका रियल नेम था महेश दास, और ये एडवाइज़र थे अकबर के, और ये मुख्य सेनापति थे। इन्होंने सबसे पहले, और ये अकेले एक ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट करा था, यानी कि अकबर द्वारा जो बनाया गया एक रिलीजन था दीन इलाही, उसको इन अकेले व्यक्ति ने एक्सेप्ट करा था, अपनाया था। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे, वो रहीम जिसके बारे में बचपन से हम दोहे पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं का नाम है। अब्दुल रहीम का एक दोहा तो मुझे ध्यान भी है, जैसे कि वो था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पॉपुलरली नोन एज रहीम, इनको रहीम कहा जाता था, और टाइटल इन्हें खाने खाना का दिया गया था अकबर के द्वारा। ये बैरम खान के बेटे थे। ही इज़ नोन फॉर हिज हिंदी दोहे, आपको पता ही है हिंदी के दोहे इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने बाबरनामा को पर्शियन में कन्वर्ट करा था, पर्शियन में इन्होंने ट्रांसलेट करा था, रहीम ने ही। इसके बाद है हकीम हाकम। हकीम से ही आपको पता चल रहा है कि ये डॉक्टर थे, तो ये पर्शियन डॉक्टर थे जो कि अकबर के कोर्ट में थे। इसके बाद है फैज़ी। फैज़ी अबुल फ़ज़ल के बड़े भाई थे, और ये पोएट थे और ट्यूटर थे सलीम, मुराद और दानियाल के। सलीम, मुराद और दानियाल अकबर के बेटे थे, इन सब के ट्यूटर भी थे, क्योंकि ये वेल क्वालिफाइड थे। तो अकबर ने सोचा कि ऐसा ही व्यक्ति मेरे बच्चों को भी ज्ञान दे, तो वो और ज़्यादा समझदार बनेंगे। तो ये थे नवरत्न, इनके बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उनको बता पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अकबर ने क्या काम करे। अकबर ने ही अबॉलिश जजिया टैक्स, पिलग्रिम टैक्स एंड स्लेवरी सिस्टम। जजिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो अब बात करते हैं पिलग्रिम टैक्स की। ये तीर्थ यात्रा कर था जो कि नॉन मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम रूलर लेते थे उन लोगों से जो कि तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो अकबर एक बार शिकार खेलने गया हुआ था, उसने देखा कि कुछ लोग इकट्ठा हो रखे हैं और वो जो है एक लाइन में लगे हुए हैं और उनसे कुछ पैसा वसूला जा रहा है। तो उसको पता नहीं था कि ये किस बात का लिया जा रहा है। तो जब उसने पता लगाया तो पता लगा कि वो उनसे पैसा वसूला जा रहा है तीर्थ यात्रा के लिए। तो अकबर ने सोचा अब भगवान की जगह पे जाने के लिए भी इंसान को पैसा देना पड़े एक राजा को, तो ये गलत है। तो अकबर ने उसको बैन कर दिया था। और गुलामी जो थी, कोई भी व्यक्ति किसी का उधार नहीं दे पाता था तो उसको गुलाम बना लिया जाता था, या फिर बाहर से आए लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। तो ये सिस्टम भी ख़त्म करा था अकबर ने। अब क्या है, डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमी। उसने अपनी जो इकोनॉमी थी उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। उसके बाद है इस्टेब्लिश्ड अ लाइब्रेरी फॉर वुमेन एट फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि औरतों के लिए लाइब्रेरी फतेहपुर सीकरी में किसने बनाई थी। तो वो अकबर था जिसने औरतों के लिए लाइब्रेरी बनवाई थी। हालांकि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मान्यता देता था, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर देता था पढ़ाई को। इंट्रोड्यूस दीन इलाही। उन्होंने एक धर्म भी बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही, जो कि सिंबल था यूनिटी का, यानी कि एकत्व का सिंबल था। ये जो दीन इलाही था, इसके द्वारा ये बताया गया था कि हर इंसान जो भगवान में विश्वास रखता है वो ये धर्म अपना सकता है। और ये दीन इलाही हर धर्म से कुछ कुछ पार्ट उनका लेकर बनाया गया था अकबर के द्वारा खुद ही। पर ये सिर्फ एक्सेप्ट बीरबल ने करा था अकबर के बाद। इसके बाद है क्रिएटेड पावरफुल मिलिट्री, और इसने अपनी सेना को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लिया था। तो ये जो था अकबर, यही पार्ट हैं उसके, कुछ यही काम है जो अकबर को बहुत ज़्यादा ग्रेट बनाते हैं।
बाकी सारे मुग़ल जो शासक थे वो अपने में ही पड़े रहते थे, अपना ही काम करते रहते थे और अपने देश को देश की तरह नहीं समझते थे, क्योंकि वो बाहर से आए थे। उन्होंने भारत को अपनी तरह समझा ही नहीं, अपने देश की तरह समझा ही नहीं। पर अकबर ने हमेशा भारत को अपने देश की तरह समझा और इसने बहुत सारे ऐसे काम करे जिसके द्वारा जो इसके लोग थे वो भी इसको अपना राजा मानने लग गए थे और अकबर को बहुत ही ग्रेट माना गया, महान शासक माना गया। इसके बाद आते हैं बैटल, यानी कि लड़ाइयाँ। इसने क्या लड़ाइयाँ करी, जो मुख्य हैं वो लड़ाई बता देता हूँ मैं आपको। पहले तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जो कि 1556 में हुआ था। ये बैटल वैसे तो अकबर का नाम लिया जाता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने लड़ा था हेमू के साथ, जो कि एक राजपूती राजा था जिसने हुमायूं के मरने के बाद पुराने किले पर एक तरह से अपने आप को वहाँ का राजा बना दिया था। वहाँ अड़ के बैठ गया था हेमू, तभी बैरम खान ने उस पर हमला कर दिया था और दोबारा से पुराने किलों को अपना बना लिया था। तो ऐसा हुआ करता था, जैसे ही कोई राजा मर जाता था तो उसके जितने भी किंगडम होते थे दूसरे राजा उस पर अटैक कर देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो किंगडम है ये वीक हो चुका है और इस पर अटैक कर देंगे तो इसकी सेना जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये राज्य हमारा हो जाएगा। तभी जो बैरम खान था, जो कि एक गार्डियन भी था अकबर का और हुमायूं का भी ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक आदमी था, तो उसने उसी समय पे अकबर को भी बुला लिया था भारत में और हुमायूं की गद्दी भी पे बिठा दिया था जब अकबर जो 14 साल का था। और बैरम खान ने इस लड़ाई को हेमू के साथ लड़ा था और हेमू का सर काट दिया था उसने उसी समय पे। और अकबर को ये रियलाइज़ हुआ कि जो बैरम खान है वो बहुत ही वायलेंस करता है, तो इसी वजह से आगे जो है अकबर ने खुद ही शासनकाल संभाला था। फिर आगे चलते हैं। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ये 1556 में हुआ था। इसके बाद है ट्रीटी ऑफ आमेर। तो अब क्या होता है, जब अकबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक राजा बन जाता है, अपनी गद्दी संभालना खुद ही शुरू कर देता है और महामंगा का जो काल था वो भी ख़त्म हो जाता है, तो ट्रीटी ऑफ आमेर होता है। इसमें क्या करता है, ये एक तरह से सब जितने भी प्रोविंसेस होते हैं भारत में, जितने भी छोटे मोटे राजा होते हैं, बड़े राजा होते हैं, जहाँ के भी राजपूत राजा होते हैं या फिर अफ़गान राजा होते हैं या जो भी होते हैं, उन लोगों को सबको एक एक करके एक लेटर भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले ये जो गया था आमेर के राजा के पास चिट्ठी गई थी और ये बोला गया कि तुझे हमारे को टैक्स देना पड़ेगा और बदले में हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। अगर कोई भी बाहर का कोई व्यक्ति आके आक्रमण करता है भारत में तो तुम्हारे को हम प्रोटेक्शन देंगे, तुम बस राज करते रहो जैसे कर रहे हो, पर हमारे को एज अ रूलर मान लो भारत का और हमें टैक्स देते रहो। तो अब राजा जो थे आमेर के वो थे राजा भारमल। अब राजा भारमल ने सोचा कि ये जो मंगोली हैं ये किसी के सगे तो कभी हुए नहीं हैं, चाहे हुमायूं हो चाहे बाबर हो, चाहे इनके भाई भी आपस में लड़ते रहते थे, ये बाप बेटे भी आपस में लड़ते रहते थे, तो इन पर ट्रस्ट कैसे कर लिया जाए। हम इनको टैक्स देते रहेंगे और अगर हमारे पे अटैक हो गया तो ये हमारे को बचाएंगे कैसे। तो राजा भारमल सोचने लगे कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और बाकी जितने भी राजपूती राजा थे उन्होंने तो अकबर का फरमान जो था फाड़ना शुरू कर दिया था, किसी ने मानी नहीं थी बात, बस ये राजा भारमल थे जिन्होंने बात मानी। तो राजा भारमल ने यहाँ पे एक पॉलिटिक्स ये कर दी कि मैं अगर अपनी बेटी को अकबर से ब्याह दूंगा तो क्या होगा, वो कभी भी हमारे पे आक्रमण नहीं करेगा। तो ये क्या है, ट्रीटी ऑफ आमेर होता है। यहाँ पर अकबर की और जोधाबाई की शादी भी हो जाती है और आमेर जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोविंस बन जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी थी, संधि थी, जो कि राजा भारमल ने करी थी और ये बहुत ही समझदारी करी थी उन्होंने, क्योंकि अगर ये वो नहीं मानते तो अकबर इनके ऊपर हमला कर देता। तो अब आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में बात करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध ये मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर ने सोचा था कि महाराणा प्रताप जो राजपूतों में बहुत ही पूजनीय व्यक्ति थे उनको हरा नहीं पाएगा, इस वजह से अकबर ने मान सिंह को भेजा। उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध में हराया, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध था, 1576 में हुआ था। और हराने के बाद राजा मान सिंह बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि महाराणा प्रताप को हर कोई राजपूत जो है पूजनीय मानता था, वो बहुत ही महान शासक थे। इस वजह से मान सिंह भी दुखी था उनसे युद्ध करके। मान सिंह ने ये युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि पहले उन्होंने सोचा कि अकबर मेरे परिवार वाले हैं तो मैं उनका साथ पहले दूंगा, और बाद में उन्होंने देखा कि जिनकी वो इज़्ज़त करते हैं वही उनके सामने हैं, तो पहले उन्होंने अपने परिवार का साथ दिया और बाद में महाराणा प्रताप के बारे में सोचा। हालांकि मान सिंह बहुत ज़्यादा दुखी थे जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई। उन्होंने ये भी बोला था मान सिंह ने कि उनके शरीर का एक हिस्सा जो है कहीं गायब हो गया हो, कहीं टूट गया हो, ऐसा लगा था उसे जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई। तो अब आगे बढ़ते हैं।
काबुल, कश्मीर, सिंध और बहुत सारी जगहें थी जो अकबर ने कब्जा ली थी ऐसे ही युद्ध कर कर के। और अब मैं आपको मैप दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि अकबर ने कहाँ कहाँ राज करा था। कई जगह इनमें से अकबर ने युद्ध से जीती, कई जगह जो खाली पड़ी थी बिना राजा के उसने अपने अंडर कर ली थी वो। तो ऐसे ही जो है मुग़ल राज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था अकबर के समय पे। इसके बाद है अकबर ने क्या क्या बिल्डिंगें बनाई। अकबर ने सबसे पहले तो बिल्डिंगें काफ़ी सारी बनवाई थी, पर एक बुलंद दरवाज़ा जो कि सबसे हाईएस्ट गेटवे कहा जाता है, सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहा जाता है वर्ल्ड का, वो 1571 में बनवाया था जो कि फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद है इबादत खाना। इबादत खाना एक जगह थी जहाँ पे मुस्लिम्स लोग प्रे करने आते थे और ये 1578 में खोल दिया गया था सारे रिलीजन के लिए। इसके बाद इन्होंने फतेहपुर सीकरी सिटी बनवाई थी, आपको बताइए आगरा में ये है, ये 1571 में बनवाई थी। इसके बाद है शीश महल। शीश महल बोला जाता है कि अकबर ने बनवाया था, पर मैंने जितना भी पढ़ा है उससे मुझे जो ज्ञान हुआ है वो ये हुआ है कि राजा मानसिंह ने बनवाया था और ये बहुत ही लेट बनवाया गया था। शीश महल अकबर के राज से बहुत ही लेट बनवाया गया है और ये पूरा भी नहीं हुआ था, ये पूरा आगे चल के सवाई जयसिंह ने बनवाया था जो जयपुर के राजा थे, पूरा उन्होंने करा था ये। तो कभी कभार ऐसा बोल दिया जाता है कि ये अकबर ने बनवाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिया जाए तो अगर राजा मानसिंह का ऑप्शन हो तो आप इसी को टिक करिएगा, अगर राजा मानसिंह नहीं होते तब आप अकबर पे टिक करिएगा। इसके बाद क्या है, आगरा का जो फोर्ट है वो 1573 में बनवाया था अकबर ने। तो ये सारी मेन बिल्डिंगें थी, इनके नाम याद कर लीजिएगा, इनसे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं कि अकबर द्वारा ये बने गए थे। फिर अकबर की डेथ हो गई थी 27 अक्टूबर 1605 में। ये 63 साल का था और फतेहपुर सीकरी जो इसकी कैपिटल थी आगरा में, वहाँ इसकी डेथ हो गई। और इसका जो टॉम्ब है वो अकबर टॉम्ब सिकंदरा में है। एक जगह है, एक सिटी है सिकंदरा आगरा में, वहीं पर इसका टॉम्ब है। और इसका पोस्ट्यूमस नेम का मतलब ये है अगर मरने के बाद किसी व्यक्ति को टाइटल दिया जाए तो उसको पोस्ट्यूमस नेम कहा जाता है। वो अर्श अशियानी कहा गया था अकबर को, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इम्पॉर्टेंट टाइटल है अर्श अशियानी, जिसके बारे में आप बता सकते हैं अगर पूछ लिया जाए कि अकबर का पोस्ट्यूमस नेम क्या था। तो इसी के साथ अकबर के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो समाप्त होती है। तो इससे क्वेश्चंस बन जाएंगे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।